गर्वित भारत में स्वागत है आप सभी का। और आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जहाँ बिल्कुल हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री के इलेक्शन के बारे में कि क्या है इसका प्रोसेस, और जितना एक्साइटेड मैं हूँ बताने के लिए, आशा करता हूँ आप भी उतने एक्साइटेड हो जानने के लिए कि आखिर इलेक्शन का प्रोसेस होता क्या है। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि इसका जो हमारे प्रधानमंत्री का चयन होता है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मैं इस बारे में सबसे पहले बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। चयन राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता, चयन जनता के द्वारा भी नहीं किया जाता। मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा एक प्रॉपर वे के साथ में। तो सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले जो हमारे मित्र उसको अलग करते हैं कि हमारे राष्ट्रपति द्वारा हमारे प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। हमारे राष्ट्रपति के द्वारा हमारे प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करवाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता क्या है, हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये किस आर्टिकल के अंदर में आता है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 पे क्लियर लिखा गया है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही कराया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि सारा प्रोसेस हमें जानना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिर होता कैसे है। मैं आपको सिर्फ ये प्रधानमंत्री इलेक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे जानकारियां भी दूंगा जो आपको बहुत ही एक्साइटमेंट लगेगी। तो हम जानते हैं कि ये माजरा क्या है और कैसे क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या हर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग वे में। तो आपने बहुत बार सुना होगा नाम आपने पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं हिंदी में सदन। तो ये जो पार्लियामेंट होता है हमारे यहाँ दो प्रकार का होता है, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस। जो अपर हाउस होता है उसे हम कहते हैं राज्यसभा, जो लोअर हाउस होता है उसे हम कहते हैं लोकसभा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जो अपर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा। जो लोअर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकसभा। एकदम इजी है। पार्लियामेंट दो डिवाइड कर दिया, राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। राज्यसभा में जो लोग भी मेंबर्स होते हैं उसका जो सिलेक्शन होता है, उसका जो चयन होता है, ठीक है, जिसे हम वोट देके करते हैं, वो राज्यसभा में हम लोग के द्वारा नहीं किया जाता, वो आम नागरिक के द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन लोकसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो आम नागरिकों के द्वारा ही चुना गया एमपी है, वो वहां पहुंचते हैं और उनमें से ही एक जो मेंबर्स होता है जो प्रधानमंत्री के लिए सेक्शन होता है। लेकिन अब हमको समझना पड़ेगा सारा गेम। मैं सारा चीज एक बार बता दूंगा फिर मजा नहीं आएगा। ठीक, लोकसभा में सब मिलाकर के टोटल 545 सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से 543 जो सदस्य होते हैं उसका चयन जनता के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो दो सदस्य होते हैं उसे एंग्लो इंडिया यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस स्टेट में कितने एमपी चुने जाएंगे ये पहले से ही तय होता है और उसके आधार पर ही चुनाव करवाया जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि दिल्ली में टोटल 7 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं। तो ये जो सीटें हैं उसके बेस पे ही इलेक्शन करवाया जाता है। ऐसे मान लो दिल्ली में 7 सीट हुआ, 7 सीट पे जो सदस्य जीतेंगे, जो भी बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, जहां से भी सीटें, जो भी मेंबर सीटा, ठीक है, तो जीते हुए मेंबर्स ही एमपी बनेंगे। देश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को सब मिला करके टोटल 272 सीटों की जरूरत पड़ती है, यानी 272 एमपी की जरूरत होती है। इस मैजिक ट्रिक को हम और भी आसान तरीका समझते हैं। जैसे मान लो कि टोटल मिलाकर के 400 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, 400 सीटों पर। इससे हम मानते हैं 100%। तो 100% डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, समझ में आया। बहुत आसान तरीका समझाता हूं मैं, और भी आसान तरीका से। 400 सीट है, ठीक है, 400 सीट को अगर मैं डिवाइड बाय 2 यानी उसे आधा कर दूं तो कितना हुआ, 200 सीट। वैसे 100% डिवाइड बाय 2 यानी आधा किया तो 50% हो गया। 50% यानी 50 प्लस 1 यानी 51%। वैसे ही 200 में अगर 400 मेंबर का जो फाइट हो रहा था, जो एक हो रहा था, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा था, तो 400 को हाफ कर दिया तो कितना हो गया, 200 और प्लस 1 यानी कि 201। जिस भी पार्टी या गठबंधन सरकार को 200 के एक भी ऊपर आता है तो वो ही जो लोकसभा के सदस्यता को पा पाएंगे और उनका ही सरकार बनेगा। पूरा क्लियर। और जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि मैं बहुत एक्साइटिंग पॉइंट बताने वाला हूं आपको, तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। 2014 में जो इलेक्शन हुआ था
बीजेपी एनडीए गठबंधन की अगुवाई करते हुए चुनाव लड़ा था, पर उनके खुद की 282 एमपी को जीत मिल गई थी और बीजेपी 30 साल के बाद अकेले ही बहुमत पाने वाला सरकार बनी। 1989 से लेकर 2014 तक जितने भी इलेक्शन हुए उसमें कोई भी बहुमत पाने वाली पार्टी नहीं बनी। जो भी बनी वो गठबंधन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो हम जानते हैं उसे डिटेल में। 2009 में इलेक्शन जीत कर कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन बहुमत जुटाने के लिए कांग्रेस सरकार को एनसीपी, टीएमसी जैसे जो सदस्य थे उनकी सहयोग लेना पड़ा। तो उनके खुद की अकेले पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। आया ना मजा? अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेन टॉपिक पे। ठीक, तो इसके बाद जो भी गठबंधन या फिर खुद अकेले पार्टी के जो सदस्य होते हैं, जो एमपी होते हैं, जो जीतते हैं, वो अपने नेता का नाम राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उस सदस्य को, उस नेता को प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया जाता है और वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। एकदम सीधा बात समझ में आ गई आपको। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें जीतने के बाद में प्रधानमंत्री जी को वापस फिर से राज्यसभा में भी अपनी सदस्यता साबित करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके लिए उन्हें कुछ समय दिया जाता है। अगर उस समय में उन्होंने वो सदस्यता हासिल नहीं की, सरकार गिर जाती है और उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के बारे में और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट कुछ जानना चाहते हैं कि उनका सैलरी क्या है, वो क्या पगार पाते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार राष्ट्रपति का सहयोग प्रदान करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, तो इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। और आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।